हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं हेतु एक विशेष सीरीज चलाई गई है, जिसके क्रम में आज हम वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लेकर आए हैं। 2021 14 फरवरी को दोस्तों ये आयोजित हुआ था और अभी हाल में ही इस पेपर का रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी किया गया, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर। आज इसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। 100 प्रश्न इसमें है। 100 के 100 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर को लगातार सॉल्व करते रहना चाहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसके अलावा सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का पेपर जो कि 2021 को संपन्न हुई थी, उसका फुल सॉल्यूशन आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? हिंदी का ये प्रश्न है। तो देख लिए, वाणी, वीणा पाणी, कमला या फिर शारदा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कमला। ठीक है, वाणी, वीणा पाणी, शारदा ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है, जबकि कमला इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अन्वय का अर्थ क्या है? क्या होता है अन्वय का अर्थ? व्याकरण की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता या फिर ध्वनि की अनुरूपता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, व्याकरण की अनुरूपता को ही अन्वय बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अंगुली का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, तत्सम और तद्भव आपने आई होप कि पढ़े होंगे। तो इसमें जो इसका तद्भव रूप है वो क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं, अंगुल, अंगुरी, उंगली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं? उंगली बोलते हैं ना, तो उंगली वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है आपको बताना है। आज्ञा, आच्छादन, मातृत्व या फिर आदेश। तो इसका राइट आंसर है, क्या होना चाहिए इसमें जो स्त्रीलिंग? ठीक है, स्त्रीलिंग। तो आज्ञा, आज्ञा कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सारे के सारे क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? काफी सिंपल सा प्रश्न है। जगतनाथ, समसार, निसंदेह और तत्लीन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? निसंदेह। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि भाई डॉट लग गए, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, सीलबंद। सीलबंद कैसा शब्द है? ठीक है, इसमें दो शब्द, एक सील एक बंद है, तो कैसा शब्द है दोस्तों? संकर शब्द है, तो इसको संकर शब्द का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, डिंगल पिंगल का संबंध किससे है? तो ये काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर है, राजस्थान से इसका संबंध है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिंगल पिंगल की, तो डिंगल पिंगल एक्चुअली क्या है? वो राजस्थानी साहित्य के दो प्रकार हैं। ठीक है, जो डिंगल है वो दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी साहित्य का रूप है, जबकि जो पिंगल है वो पूर्वी राजस्थानी का एक साहित्यिक रूप है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, जो डिंगल पिंगल है वो क्या है? राजस्थानी साहित्य के दो प्रकार हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं? विधानवाचक, ठीक है, फिर इसके बाद अलावा आते हैं निषेधात्मक वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। इस तरह से इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, तो इस तरह से आपके 8 भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। आयोगवाह वर्णों का प्रयोग किसमें होता है? संयुक्त व्यंजन के रूप में, विसर्ग के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में आयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आयोगवाह वर्ण की, तो आयोगवाह वर्ण वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आयोगवाह वर्ण बोला जाता है। जैसे कि अंग, ठीक है, आहा, इस टाइप के। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? अनुस्वार अनुनासिक दोनों के रूप में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, परिणामवाचक भेद है। परिणामवाचक किसका भेद है? संज्ञा का, सर्वनाम का, कारक का, विशेषण का। तो इसका राइट आंसर है विशेषण का। परिमाणवाचक किसका भेद है दोस्तों? विशेषण का। अगर दोस्तों आपने विशेषण के भेद अगर आपने पढ़े होंगे, तो जैसे क्या क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है,
गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्नवाचक विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, ठीक, संबंधवाचक विशेषण होता है। तो ये आपका क्या है, परिमाणवाचक भेद है, किसका है, विशेषण का है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद शब्द में संज्ञा है, किस तरह की संज्ञा है संसद में। देखिए संसद क्या किसको इंगित करता है दोस्तों, एक समूह को इंगित करता है, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, यानी कि पंचमा है। ठीक है, चौ हो नहीं सकता, डॉ नहीं हो सकता, धौ नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि क्या होता है, प फ भ ब म, प फ ब भ म, तो म आपका क्या है, पांचवा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डी वाला इसका करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे क ख ग घ होता है, तो क ख ग घ, ठीक है, तो क ख ग घ घ। ठीक है, तो इस तरह से आप करते हैं। ठीक, कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो गया क ख ग घ ग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है। भक्तिन आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है, या फिर संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, तो ये क्या है, आत्मकथा, जीवनी, कहानी या फिर संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, जो भक्तिन है दोस्तों वो महादेवी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि स्मृति की रेखाएं, इसको आप ध्यान में रखना है, स्मृति की रेखाएं इनमें वो संचलित है। ठीक है, तो ये है क्या, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक, इसके बाद अगला देखिए क्या प्रश्न है, निम्न में से प्रविशेषण है, प्रविशेषण क्या है, ईमानदार, कुशल, पराक्रमी या फिर अत्यंत। ठीक है, कौन है इसमें प्रविशेषण, ए बी सी डी में से कौन सा है दोस्तों, ये डी वाला अत्यंत ना। भाई प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। तो जैसे इसमें क्या आता है, अत्यंत, ज़्यादा, बहुत, पूर्ण, इस टाइप के जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो भाई वो जैसे, तो वो क्या है, जैसे विशेष्य की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। ठीक है, तो विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण, तो विशेषण की भी जो विशेषता बता दे वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, अत्यंत। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है, देशज। ठीक है, विदेशी और देशज समझ में आना चाहिए। तो झोला, क्षण, अखबार, नमक, तो कौन सा है भाई, देखिए क्षण, अखबार, नमक ये सारे विदेशी शब्द है। जो देशज देशज है वो कौन सा है, झोला। झोला आपका कैसा शब्द है, देशज शब्द है। अगला प्रश्न, अस्तबल की बला बंदर के सिर। ठीक है, लोकोक्ति का सही अर्थ है, अस्तबल की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है, यानी कि अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है, पहाड़, कोसी का गठवार, पंच परमेश्वर, सोने का किला। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कोसी का गठवार। ठीक है, कोसी का गठवार शेखर जोशी की दोस्तों प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। ठीक है, तो ये कहानी वैसे सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से जो प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी या अधूरे रह गए प्रेम पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, और इसमें पहाड़ी परिवेश का चित्रण किया गया है। ठीक, इस कहानी में जीवंतता प्रदान की गई है, मतलब पहाड़ी परिवेश का चित्रण करके। तो काफ़ी बढ़िया ये इम्पॉर्टेंट स्टोरी भी है कोसी का गठवार, और काफ़ी फेम पाया था शेखर जोशी ने इस रचना से। तो शेखर जोशी की कोसी का गठवार काफ़ी बढ़िया 1958 में उनके द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आगत शब्द है, आपको बताना है कि इनमें से आगत शब्द कौन सा है, तुंद, द्विप्रहर, दूरवा या फिर अखबार। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अखबार। आगत शब्द कौन से शब्द होते हैं, आगत शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों जो कि एक भाषा में उत्पन्न होते हैं लेकिन अन्य भाषा में भी उनका बिना अनुवाद के प्रयोग होता है। ठीक है,
जैसे अखबार जो शब्द है दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में भी हम इसको एज इट इज़ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक भाषा में बना, ठीक, तो वो दूसरी जगह भी वैसे ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो उनको आगत शब्द बोलते हैं। और भी जैसे एग्जांपल है टॉफ़ी, जैसे हम टॉफ़ी है, ठीक, उसको हम हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह के शब्द क्या हैं, आगत शब्द हैं, तो इनको आप समझ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है, यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर कर्मकर्ता सर्वनाम। तो देखिए, यह लड़का शरारती है, कल इस तरह का प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था जब मैं आरओ एआरओ लेखा परीक्षा का पेपर आपको सॉल्व करवा रहा था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा के शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण की तरह विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि लड़का आपका संज्ञा है, तो यह लड़का, तो इस लड़के की क्या बता रहा है, ये सर्वनाम इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, तो जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, मेरी पुस्तक, कोई बालक, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि यह लड़का, तो यह लड़का क्या है, सार्वनामिक, इसमें जो यह है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है, एकाक्षरी शब्द कौन सा है? भाषा, श्वास, महिला, कमल। तो काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो एकाक्षरी शब्द इसमें कौन सा है? श्वास है। ठीक है, एकाक्षरी शब्द समझ लीजिए दोस्तों, जिसमें हमें जब हम सांस का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें हमें एक झटके से एक ही सांस में अगर हम बोल दें शब्द को, तो वो क्या कहलाता है, एकाक्षरी शब्द कहलाता है। ठीक है, द्विअक्षरी में क्या होगा कि आपको दो बार थोड़ा सा कहीं पर अटकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तब सांस लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने बोल दिया क, तो क में हमारा क्या हुआ, सांस का प्रयोग एक ही बार हुआ। ठीक है, जैसे और फॉर एग्जाम्पल आज, आप, कुल, ठीक है, गोल, चर, ये, तो ये कैसे हैं आपके वर्ड हैं, एकाक्षरी हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको द्विअक्षरी। जैसे कि एकाक्षरी होता है, द्विअक्षरी, तो द्विअक्षरी क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आज कल, ये देखिए आज कल। ठीक है, आज भी बोलना पड़ेगा, कल, का या। ठीक है, ग्राहक, ठीक, धनी। तो मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर हमारी सांस को क्या हो रहा है, अटकना पड़ रहा। ऐसी तीन वाले होंगे, तो कैसे होंगे, जैसे आकलन, देखिए आकलन, आकलन। ठीक है, इनको मत गिनना है, आपने ये चेक करना है कि आपके स्वर कितने चेंज हो रहे हैं, मतलब कि आपकी जो सांस है उसकी वो कितनी बार वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो आकलन। इसी तरह से पपीहा। ठीक है, तो ये क्या आपका तीन अक्षरी शब्द है। ऐसी चार होते हैं, अधिकारी, अधिकारी। तो इस तरह से, तो यहाँ पर आपका स्वर से इसका सीधा सीधा संबंध है श्वास। तो श्वास में आपका क्या हो रहा है भाई, एक ही बार में एक ही सांस में आप इसको ले रहे हैं, तो सिंपल सा है आपके इसमें एक ही स्वर क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्या है, एकाक्षरी शब्द है। ठीक है, बाकी आप सब में भाषा, महिला, कमल ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, श्वास, श्वास में आपका क्या है, एक ही बार में आपका यूज हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप ट्रिक लगा के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? बिनसर, ताड़ीखेत, सितलाखेत, रानीखेत। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया? काफ़ी सिंपल है, बिनसर अभयारण्य इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, 34 किलोमीटर दूर है और 1988 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, तो सिंपल है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, विनोद भावे द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा या फिर जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। देखिए ये प्रश्न अभी कल के पेपर में भी हमने पढ़ा था, आरओ एआरओ लेखा परीक्षा में, तो आप देख सकते हैं किस तरह से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? हमने कल ही पढ़ा था, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सोमपुर महाविहार से भी काफी प्रश्न आते रहते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजयसेन।
तो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है धर्मपाल। ठीक है, पहले सोमपुर महाविहार के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ये प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये है कि ये प्रसिद्ध बौद्ध विहार है और कनिंगम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है, 1889 में। ठीक है, 1889 मतलब 1879 में कनिंगम ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये पहले तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो जो पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, पाल वंश के द्वितीय राजा थे धर्मपाल, तो उन्होंने 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया था। कहाँ करवाया था? बिहार में। ठीक है, तो ये प्रश्न इसके बन सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड में नहीं है? तो आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। रामनगर काशीपुर मुरादाबाद है, बिल्कुल है। हरिद्वार रायवाला डोईवाला है। काठगोदाम नैनीताल बरेली भी है, लेकिन काशीपुर खटीमा टनकपुर कोई भी रेल मार्ग नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। गंगा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। तो किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कावेरी डेल्टा में दोस्तों ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव दोस्तों एक ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि खारे पानी या आधे खारे पानी में, अर्ध खारे पानी होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो जल होता है वो क्या होता है? मीठा भी हो जाता है और खारे पानी का मिश्रण होता है, मतलब जैसे अर्ध खारा टाइप का ना। तो वहाँ पर ही मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो कावेरी डेल्टा है, यहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक, कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन लोटस या फिर कॉमन रोज? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक दोस्तों उत्तराखंड की राज्य तितली है। राज्य तितली का मतलब क्या है कि ये एक उत्तराखंड की राज्य प्रतीक है। ठीक है, वैसे ही कौन सा है? 5वें नंबर का राज्य प्रतीक है। ठीक, इसको मिला था 7 नवंबर 2016 में। ठीक है, राज्य के 5वें प्रतीक के रूप में इसको राज्य तितली का स्थान प्राप्त हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, 7 नवंबर 2016 को। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है दोस्तों? कॉमन पिकॉक। अगला प्रश्न, डालियों की दगड़िया या डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था जो कि एनजीओ है के संस्थापक है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, दामोदर राठौर या फिर नारायण सिंह नेगी? दोस्तों एनजीओ है। और डालियों की दगड़िया, ये दोस्तों इस एनजीओ के जो संस्थापक है वो हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा ये इस एनजीओ की स्थापना करी गई थी और जन कल्याण और मतलब जन कल्याण के लिए संस्था काम करती है। और 1991 में इसका पंजीकरण हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य है? जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसका क्या उद्देश्य है? आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, आप मौद्रिक नीति हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो आंतरिक मूल्य स्तर है उसका स्थिरीकरण हो सके, मुद्रा की तटस्थता हो सके। ठीक है, इसके अलावा अधिक आर्थिक विकास हो। तो ये सभी सही है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, गढ़वाल शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर आप एमएस वर्ड पर काम करना जानते होंगे तो आप कंट्रोल+A दबाएंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+A दबाइए तो क्या होता है, सारा जो आपका लिखा हुआ होता है वो सब सेलेक्ट हो जाता है, सारी विषय वस्तु आपकी क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, किसका है? चीड़ का ये उत्पाद है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का आ गया। चलो इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर क्या होगा? ठीक, तो चलिए 2 मिनट में आपको भी देता हूँ, आप भी थोड़ा सा अपने स्तर पे सॉल्व करिए। 2 मिनट तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट में आपको देता हूँ, आप भी अपने स्तर से सॉल्व करिए क्या क्या इसका हो सकता है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो आप आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए आप इसको समझ लीजिए, आप कुछ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ए है, ठीक है, तो ए के बाद आपका क्या आता है, बी, ठीक है, तो ए के बाद आना चाहिए बी, और बी के बाद आता है सी, तो ए बी सी, फिर डी ई एफ जी, ठीक है, मतलब एक एक का गैप है, ठीक है। सी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर डी आना चाहिए, और ई एफ जी, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, एच, और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई, ठीक है, फिर आई जे के, ऐसे समझ गए। फिर इसके बाद देखिए 28 और 26, मतलब 2 का गैप, फिर यहाँ पर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, मतलब 2 कम करते हुए चले जाओ, यानी कि आपने क्या करना है, -2 करते हुए चले आना है, ठीक है, क्रॉस में बढ़ते हुए चले जाओ इस तरह से। तो 22 में से अगर आपका 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। बहुत सिंपल है, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, I/20, यानी कि 33वें का डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ए बी सी, देखिए ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, फिर बी के बाद सी है, तो फिर सी के बाद क्या आना चाहिए, डी सी डी ई, फिर ई एफ जी, फिर जी एच, यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपने क्या करना है, 28 में से 26, 26 में से 2 गया 24, 24 में से 2 गया 22, 22 में से 2 गया 20, इस तरह से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मदेव संबंधित था कुलिंद वंश से, चंद वंश से, पवार वंश से, या फिर कत्यूरी वंश से। तो काफी अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मदेव का संबंध किससे था दोस्तों, ये था कत्यूरी वंश से। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव को ही दोस्तों माना जाता है, ठीक है। और जो ब्रह्मदेव है इसको बीरमदेव भी बोला जाता था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या बोलते थे, बीरमदेव के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। अत्यधिक अत्याचारी शासक था, और इसमें कर बहुत ज़्यादा तरह के लगाए थे, बहुत ज़्यादा तरह के टैक्स इम्पोज किए थे जनता पर। तो ये बहुत अत्याचारी शासक था, और अंतिम शासक कहलाता है कत्यूरी वंश का। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या सही है। आपको बताना है कि किस खेल में क्या चीज़ का यूज़ होता है। तो काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं। जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन में ड्रॉप और सर्विस दोनों का प्रयोग होता है, सर्विस और ड्रॉप दोनों का प्रयोग होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी का, भाई अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, गौमुख ग्लेशियर, संतोपत, पिंडारी, या फिर कफनी। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, संतोपत ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में, जो प्रदेश की भाषा है, उसमें भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी जो फिल्म थी वो कौन सी थी, चक्रचाल, डांडी काठी की गोद माँ, कौथिग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डांडी काठी की गोद माँ। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। काफी अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, या फिर अनुच्छेद 21 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, ठीक है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है, ठीक है। यदि राज्य के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाएगा कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तो जो कोर्ट है वो उसको शून्य घोषित कर सकता है, यानी कि उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 13 काफी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसमें दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। 1973 में, 1955 में, 1950 में, या फिर 1948 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1973 में, ठीक है। 1973 में उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। और 1973 में जो पर्वतीय राज्य परिषद है इसका नाम उत्तराखंड राज्य परिषद किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चरक सदस्य था। चरक किसका सदस्य था, राजवैद किसका था दोस्तों, ये था कनिष्क दरबार में, ठीक है। कुषाण शासक थे कनिष्क, उनके दरबार में चरक था वहाँ का राजवैद्य। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। कोटा दून, पतली दून, हर की दून, ये तीनों के तीनों पार्ट है, बाटा दून नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है। काफी अच्छा प्रश्न है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को दोस्तों क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय झील शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ पर अवस्थित है।
मुक्तेश्वर में, देहरादून में, भीमताल में या फिर उत्तरकाशी में? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर है भीमताल नैनीताल में राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र अवस्थित है। ठीक है, इसको वैसे क्या नाम से जाना जाता है? द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, NRCCWF के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? भाई मुद्रास्फीति जब होती है तो ऑफकोर्स क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे यही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो सौंग नदी है वो किसकी सहायक नदी है? भाई सौंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की ये सहायक नदी है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, माउस के दो मानक बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग, जो बीच में जो व्हील टाइप का होता है माउस के दो बटनों के बीच में, उसका क्यों यूज़ करते हैं? स्क्रॉल करने के लिए तो करते हैं ना, आगे पीछे। ठीक, तो स्क्रॉल करने के लिए, जैसे मैं अभी ऊपर ऊपर करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉलिंग है ना, तो आप इसके लिए किसका यूज़ करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं, माउस के दो बटनों के बीच में जो व्हील होता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भाई गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वैसे 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1973 में जब गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो उस समय पे इसका नाम सिर्फ गढ़वाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसके बाद 1989 में इसका नाम बदल के हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसको केंद्रीकृत कर दिया गया था, मतलब कि इसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था 2009 को। ठीक है, 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। जैसे राकेश है, राकेश और इसकी 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, 3 बेटियां हैं इसकी, 1 2 3। ठीक है, और प्रत्येक इसको गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल 3 मान लेते हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो एक से काम चल जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है इसका ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। ठीक, तो इसका मतलब है कि कितने पुरुष हैं परिवार में? एक राकेश हो गया, एक खुद हो गया, यानी कि 2 पुरुष हैं, है ना? प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक पुत्री का अलग अलग भाई होगा, तो ऐसा कहीं लोग गलती कर देते हैं। तो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी तीनों का एक ही भाई होगा, है ना? तो इस तरह से 2 पुरुष हैं टोटल। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। इसके बारे में हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी काफ़ी डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखिए, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था। अब 10वें की बात हो रही है तो 2018 पुराना हो गया, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ये। अब 2021 की बात कर लेते हैं, अभी 13वां होने वाला है, तो 10वां अब 13वां होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो भारत में होगा वो, न्यू दिल्ली में, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, चैत्र के महीने में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक। न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है, जॉब फ्रांसिस वाइट इसके लेखक हैं। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, यूएसए से रिलेटेड हैं, तो इन पर प्रश्न आ सकता है, मतलब आया भी है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, यहाँ इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए अब भी ये प्रश्न भारतीय सैन्य अकादमी वाला हमने पिछली वीडियो में करा था, तो इस तरह से देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट होते रहते हैं। आईएमए का गठन कब हुआ था? 1932 में। अब यहाँ पर 1932 कब से हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री में भी हमने आपको पढ़ाया भी है, बिंबिसार का संबंध किससे था? बिंबिसार कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक था, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को, कुनिंद को, बनराजी को या फिर हुण को? तो फिर इसका राइट आंसर है दोस्तों कोल है, जो कि गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह इसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ये भारत का प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई शहरों को जोड़ता है। औद्योगिक शहर है, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी जितने भी शहर हैं उनको, नगरों को ये जोड़ता है। तो ये एक चतुर्भुज के समान दिखाई देता है। तो ये किससे क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, 2012 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2012 में बना था ये। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सिडकुल का मुख्यालय, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार या फिर देहरादून। तो इसका राइट आंसर है देहरादून में सिडकुल का मुख्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है बताइए? विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम। बिल्कुल, आप क्या करते हैं? मुद्रा देते हैं, उससे फिर वस्तुओं को खरीदते हैं, है ना भाई। एक्सचेंज का माध्यम है। मूल्य की माप, बिल्कुल मूल्य की माप करता है, मूल्य का संचय करता है। तो सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला देखिए, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये किया गया था अक्टूबर 1993 में। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है परीक्षाओं में। तो अक्टूबर 1993 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे क्या क्या होती है भाई? पेन ड्राइव होती है, सीडी आती है, हार्ड डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप आता है। ठीक है, ये सभी इसके अंदर आता है, लेकिन रैम इसके अंदर नहीं आती, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो RAM क्या है आपका दोस्तों? सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है ना। तो भाई ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से कब की गई थी? 1840 ईस्वी में ये स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, जो कि फिर से रीजनिंग का है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? आपको बताना है कि कौन सा असंगत संख्या युग्म है। 343 7, 516 8, 216 6, 729 9। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्यूब देखने हैं। 7 का क्यूब यानी कि 7 का घन, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना होता है? 343 होता है। ठीक है, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है भाई? 512 होता है। तो पहला यही गलत हो गया। ठीक, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है? 216। 9 गुणा 9 गुणा 2 कितना होता है? 729 होता है। तो यानी कि ये वाला आपका असंगत है, यानी कि गलत है। तो बी वाला इसका करेक्ट है भाई। 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है? 512 होता है। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक वन प्रकार उत्तराखंड में नहीं पाया जाता? उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? देखिए, यहाँ अल्पाइन पाए जाते हैं, कोणधारी पाए जाते हैं, शीतोष्ण पतझड़ पाए जाते हैं, लेकिन उष्ण सदाबहार यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण पतझड़, कोणधारी, अल्पाइन ये तो पाए जाएंगे क्योंकि ठंडी जगह है, तो ये पाए जाते हैं। उष्ण सदाबहार वन यहाँ पर नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा? ठीक है, प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान 2 शहरों के बीच में उड़ा था। ये काफ़ी हाल का ही प्रश्न है ये दोस्तों। ये है देहरादून से दिल्ली। ठीक है, देहरादून से दिल्ली भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल यानी कि जो इको फ्रेंडली और जो बायोडीजल का इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, मतलब बायो ईंधन का इन्होंने प्रयोग करते हुए विमान को 2 शहरों के बीच में उड़ा था। तो ये था देहरादून से दिल्ली के बीच में उड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, बिरती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? बिरती कहाँ अवस्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम की बात हो रही है तो सबसे कम कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। सबसे ज़्यादा होता तो क्या होता? पौड़ी गढ़वाल होता। ठीक है, तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रश्न, अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादातर प्रश्न आए हुए हैं पुराने परीक्षा वाणी से भी बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक, तो यानी कि कितना हो गया इसका?
कुनिंद वंश इसका राइट आंसर है। तो कुनिंद राजवंश से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के जब दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति इन दोनों को बुला सकता है और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झंगोरा फसल है, झंगोरा किसकी फसल है भाई? रबी की, खरीफ की, जायद की या फिर कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये है खरीफ की फसल है। ठीक है, तो खरीफ की फसल में दोस्तों क्या आता है? झंगोरा आता है। इसके अलावा जैसे चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। रबी की फसलों में जैसे कौन कौन आता है? गेहूं, जौ, ठीक है, चना, मटर, दाल, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? सरसों, ठीक, ये आता है रबी की फसल के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? उस समय पर किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा 1916 में जो लखनऊ सत्र का अधिवेशन था, उस समय पर इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक, इसके बाद कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? देखिए, कुमाऊं परिषद पर भी बेस्ड क्वेश्चन हमने पिछले हाल में वीडियो में किया था, और इस तरह से देखिए प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते। तो भाई कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक, 1912 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक, तो वहाँ पर से जो लोग थे वो उसके से संतुष्ट नहीं थे, तो फिर 1916 में इसका गठन किया गया था कुमाऊं परिषद का। ठीक है, तो इसका क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जयदत्त जोशी थे इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है? अवशिष्ट का, अपभ्रंश का, ज्वालामुखी पर्वतमाला का, या फिर वलित पर्वत का? तो ये किसका है दोस्तों? ये एक फोल्डेड माउंटेन है, तो वलित पर्वतमाला का ये उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया था। कहाँ से मंगवाया था इन्होंने उत्तराखंड में? नेपाल से, श्रीलंका से, चीन से, भूटान से? तो इसका राइट आंसर है चाइना के से इन्होंने चाय का बीज मंगवाया था। ठीक है, तो चाइना से अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नृत्य है? ठीक है, समूह नृत्य में कि भाई जिसमें लोग समूह में नाचते हैं, तो काफ़ी सिंपल है, झोड़ा। आपने देखा होगा, जोड़े में लोग क्या करते हैं? समूह में नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला, भारत में जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस समय पे जीएसटी काउंसिल काफ़ी चर्चा में भी है। तो उसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कहलाता है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, यानी कि वित्त मंत्री कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, आईएसपी का फुल फॉर्म है। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से देखिए, आपको निम्नलिखित विकल्पों में से अक्षर समूह दिया गया है, आपको श्रृंखला को पूरा करना है। रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए किस तरह से आप करेंगे इसको। क्या इसमें पैटर्न हो सकता है? अगर आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको 3 सी दिख रहे हैं और 2 बी दिख रहे हैं और ए एक ही दिख रहा है। तो क्या पैटर्न हम ऐसा माने कि ऐसा रहा होगा ए बी बी सी सी सी, ऐसा रहा होगा? मतलब ए एक बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 3 बार आएगा। तो देखें इस तरह से पूरा करके तो क्या होगा? ए बी बी, सी 3 आएंगे, फिर एक ही आएगा, फिर बी 2 आएंगे, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक ए आना चाहिए क्योंकि सी 3 है, और यहाँ पर बी 2 हैं और यहाँ पर सी आना चाहिए। तो इस तरह से देखें तो क्या आएगा भाई? बी बी ए सी। तो कहीं है ऐसा? बिल्कुल है, बी बी ए सी, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत आए अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत प्रैक्टिस से बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं। रीजनिंग तो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भले ही दिक्कत आए, लेकिन रीजनिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दिवस भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में
पंचायतों के बारे में प्रावधान है। तो पंचायतों के बारे में प्रावधान के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसका कब है दोस्तों, कौन से वाले में, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अब प्रायः लुप्त हो गया है। कौन सा पक्षी अब प्रायः लुप्त हो गया है, तो प्रायः कौन सा हो गया है लुप्त दोस्तों, पहाड़ी बटेर है, ये अभी प्रायः लुप्त हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों का से संबंधित पौधा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, तो उसमें पत्तियों को दर्शाया गया है, तो उससे संबंधित पौधा कौन सा है, पीपल, आम, चीड़, जैतून। तो इसका भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा गया, जैतून इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, आप कह सकते हैं भाई मेलम गंगोत्री से तो नहीं निकल सकती, क्योंकि उत्तराखंड से तो नहीं निकलती। किससे निकलती है दोस्तों, ये निकलती है चेमायुंग डुंग हिमनद से। ठीक है, इस हिमानी से दोस्तों ये निकलती है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेमायुंग डुंग हिमनद से। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान की प्रीमियम कितनी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आपने करवाई होगी तो आपको पता होगा कि इसकी प्रीमियम कितनी जाती है, 330 रुपये प्रतिवर्ष जाती है। 330 रुपये प्रतिवर्ष जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अच्छा, अब अगला प्रश्न देखिए, जो कि फिर से रीजनिंग पर बेस्ड है। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। अब ए शिशु है वो बी से हल्का था। ठीक है, यानी कि जो ए है उसका वेट बी से लेस है। ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ऐसे सिंबल से दिखाओ कि भाई ए क्या है, बी से लेस है। ठीक है, इसके बाद जो सी है वो डी से हल्का है। ठीक है, और जो शिशु बी है वो डी से हल्का है। जो बी है वो डी से हल्का है। ठीक हो गया, यानी कि बी जो है वो डी से हल्का है। ठीक है, और बी से देखिए यहाँ पर बी क्या है, बी ए से भारी है, तो बी इसका मतलब क्या है, ए जो होगा वो डी से हल्का होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी देखा, लेकिन शिशु ई से भारी है। ठीक हो गया, यानी कि जो बी है वो ई से भारी है। ठीक हो गया, तो सबसे भारी शिशु कौन है, सबसे भारी शिशु अभी तक कौन दिख रहा है भैया आपको, सबसे जो भारी शिशु है, जो सबसे भारी दिख रहा है वो डी दिख रहा है अभी तक, है ना भाई। बी ई से बड़ा है, ए से भी भारी है, ई से भी भारी है। हमें कहना है कि भाई सबसे भारी कौन है, और जो डी है वो इनमें सब में भारी है ना। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से डी जो है साफ साफ दे रखा सी से भी भारी है, तो डी सी से भी भारी है, बी से भी भारी है, और बी ई से भी भारी है, और ए से भी भारी है। तो कहने का मतलब है जो डी है वो सबसे भारी है, तो सी से डी आपका क्या हो गया, सबसे राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप इनको दोस्तों कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पीसी जोशी। ठीक है, पीसी जोशी के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे 1952 में उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को जो सौंपा गया था, पीसी जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस पर अवस्थित है दोस्तों, ये यमुना नदी पर, यमुना नहर पर ये अवस्थित है। ठीक है, तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना दोस्तों देखा जाए तो किस पर अवस्थित है, ये शारदा नहर पर यह अवस्थित है। और इसमें अगर हम बात करें, शारदा नहर पर यह अवस्थित है, सॉरी यमुना नहर पर, मैंने गलती से आपको क्या बोल दिया, शारदा नहर बोल दिया, यमुना नहर पर दोस्तों ये अवस्थित है। और ये जो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में ये अवस्थित है, और 51 मेगावाट के आसपास की इसकी क्षमता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, यमुना नहर पर, वैसे देखा जाए तो यमुना नदी घाटी की परियोजना है, और देखा जाए तो इसमें प्रश्न अगर बनेगा तो ये टोन्स पर अवस्थित होगी। ठीक है, टोन्स नदी पर यह अवस्थित है। ठीक, तो कभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जो ढालीपुर है परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है। ठीक, तो नदी देखा जाए तो टोन्स होनी चाहिए, और यमुना घाटी की ये परियोजना है, क्योंकि जो टोन्स है वो यमुना की ही सहायक नदी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर डी तभी दिया गया होगा, यमुना नहर पर दिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार
वर्णित किया गया। भाई किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19। ठीक है भाई, भारतीय संविधान में 19 से लेके 22 तक, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक में भारत के नागरिकों को तो स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं और अनुच्छेद जो 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? ये की गई थी फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। ठीक दोस्तों, अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई थी। इस इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1575 में इसका इबादत खाना का निर्माण के द्वारा कराया गया था फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी इसका जो दूसरा नाम है वो दोस्तों क्या है? रेगुड़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? काली मिट्टी भी दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी इसका दूसरा नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस दोस्तों ये हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, अब आप देखिए अगला फिर से रीजनिंग का प्रश्न आ गया, कौन सा सेट 832 के समान है? 832 के समान है। थोड़ा सा आपको मैं फिर से समय देता हूँ, आप देख लीजिए इसको, 832 के बिल्कुल समान है। देखिए क्या होना चाहिए इसका। देखिए, अगर मैं 2 का वर्ग करूं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए 2 का अगर मैं वर्ग करूं, उसमें से 1 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले में मैं 3 का वर्ग करूं और उसमें से 1 माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 8। अब आपको यही पैटर्न ढूंढना है, तो सी वाले में पैटर्न आपको दिख जाएगा दोस्तों। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं, उसमें से 1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, क्योंकि 9 में से 1 गया 8। अब फिर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा, यानी कि 8 का वर्ग करूंगा, 64, 64 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 63 बच जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कभी कभार दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, अभी आप नए हैं तो आपको शायद उतना दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी समझ सकती है चीज़ों को। जितना आप देखते हो उतना सीखते चले जाते हो, नहीं आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस तरह से मैंने इस चीज़ को बताया है, तो आपको अगली बार ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी एक पैटर्न हो सकता है। ऐसे ही तो सीखना होता है, लर्निंग ऐसे ही होती चली जाती है। हम लगातार क्वेश्चन को देखते चले जाते हैं और हम सीखते चले जाते हैं। इसमें से आप इस वीडियो में से अगर आप 50, 60, 70 क्वेश्चन भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, लेकिन जितने हो सके उतना अच्छा है। फिर इसको दोबारा से रिवाइज करोगे तो फिर ये और ज़्यादा याद होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही लर्निंग होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों पहला विधानसभा चुनाव? 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? केदारकांठा पर्वत। ठीक, केदारकांठा पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? क्या टोन्स नदी के स्रोत पर, गड़गाड़ नदी के स्रोत पर, काली नदी के स्रोत पर, या फिर कोसी नदी के स्रोत पर? तो इसका राइट आंसर है गड़गाड़ नदी के स्रोत पर केदारकांठा पर्वत। ठीक है, वो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है केदारकांठा पर्वत, और ये गड़गाड़ नदी के स्रोत पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो कि फिर से रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ये तो सिंपल है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। भिन्न आकृति को आपने बताना है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए बाहर क्या दिख रहा है आपको? चतुर्भुज है, यहाँ पर भी चतुर्भुज है, अंदर भी 4 भुजा वाला है। चतुर्भुज है, अंदर भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज चतुर्भुज, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज है और अंदर क्या है? त्रिभुज है। तो ये वाला अलग है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाहर सभी में यहाँ पर चतुर्भुज है, अंदर भी चतुर्भुज है, यहाँ 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 चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर क्या है? त्रिभुज है। तो देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन अलग है। ठीक है,
अगला देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? रमसा के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, ठीक है, यानी कि जो स्कूल में बच्चे ठहरते नहीं ना, तो यूनिवर्सली स्टैंड टिल द ईयर 2020, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा, ये भी दोस्तों इनके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए तो डी वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कबूतरी देवी का संबंध है। कबूतरी देवी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महिला हैं, कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो इनका संबंध किससे था दोस्तों? ये था लोकगीतों से इनका संबंध था, ठीक है। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2018 में इनका निधन हो गया था। तो ये लोकगीतों से संबंधित हैं, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ किससे हुआ था भाई? काफ़ी सिंपल सा और बेसिक सा प्रश्न है। कब हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 हुआ था, उसके बाद ही उत्तरांचल का गठन हुआ था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 2000 में, ठीक है। एक घन में हमेशा होते हैं, एक घन में हमेशा क्या होते, कितने होते हैं? 8 कोने, 6 सतहें, 12 किनारे। देखिए आप, ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक घन बनाइए, देखिए ये घन है, ये इसको बोलते हैं घनी, ये ठीक हो गया। अब आप बताइए, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है? देखिए ये कोने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई 8 तो कोने तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए 6 सतहें, मतलब कि ये सरफेस, ये सरफेस मतलब आगे का फेस, 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब देखिए आगे का फेस, पीछे का फेस, तो मतलब 6 हो गई, मतलब 2 ये हो गए आगे वाले, फिर ऐसी साइड वाले, तो मतलब इसमें टोटल कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं? 12 किनारे, मतलब अपने भुजाओं को गिनना है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 भुजाएं भी हो गई, तो 12 किनारे हो गए। तो इसका मतलब है कि घन में हमेशा क्या होते हैं? सभी होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो भाई ये थे आपके 100 प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद करेगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। आप में से काफ़ी लोग अब ज़्यादातर वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा यही प्रयास है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। देखिए एलटी परीक्षा के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आते हैं, पूछते हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हम क्या करें, कैसे करें। और मुझे बहुत से ज़्यादातर लोग यही है कि वो एलटी कब आएगा, एलटी कब आएगा। देखिए दोस्तों एलटी तो जब को भी आना होगा तब आ जाएगा, उस परीक्षा की जब आएगी बात तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी आपके सामने हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो बीत गया सो बीत गया। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि रिज़ल्ट की कभी भी टेंशन ना लें। रिज़ल्ट तो आपका जो भी होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी उसके चक्कर में आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना ना छोड़ें, क्योंकि आपके सामने अभी कई सारे एग्ज़ाम सामने आएंगे और ये तो प्रोसेस चलती रहेगी। आपके सामने लगातार आपको पता लगेगा कि भाई ये एलटी गया तो अगले साल आपके सामने फिर एक एलटी का एग्ज़ाम आ जाएगा। तैयारी हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अभी एलटी का एग्ज़ाम हो गया, लेक्चरर का एग्ज़ाम हो गया तो अब हम ख़त्म हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चले जाएँ। नहीं, आपको अगर करना है, आपको सच में अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको लगातार दोस्तों मेहनत करते रहनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी, यानी कि आप एक गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आपने ज़रूर, आप में से कई लोगों ने भरे होंगे फॉर्म, कई लोगों का परीक्षा होगी, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होगी, वीपीडीओ की परीक्षा होगी, पटवारी की परीक्षा होगी, आपने लोअर सबऑर्डिनेट का भरा होगा, आप में से कई लोगों ने रेंजर का भरा होगा, समीक्षा अधिकारी का भरा होगा अभी जो हाल में आई हैं, इसके अलावा पीसीएस का भी आपने भरा होगा।
तो कहने का मतलब है कि आप उनकी तैयारी कैसे करेंगे, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो आप उनकी तैयारी करिए, जैसा जोश आपने एलटी के टाइम पे दिखाया था या लेक्चरर के टाइम पे दिखाया था, वैसा ही जोश इस समय पर भी दिखाइए। कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में तो आपको सफलता मिलेगी। जरूरी है कि एलटी और लेक्चरर में ही निकलो, किसी भी एग्ज़ाम में निकल सकते हो। और फिर वहाँ से भी आप तैयारी करके अगर आपका फाइनल एम एलटी और लेक्चरर निकालना ही है तो वो भी निकाल सकते हो। लेकिन एटलीस्ट कम से कम कोई बेस तो मिले ना, बिना बेस के तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए आपको मैं यही मेरी सजेशन रहेगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अगर आप एलटी या लेक्चरर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करें साथ साथ में। जब आप नॉलेज लेते हो, ग्रहण करते हो, तो इससे आपको एक आदत बनती है, हैबिट बनती है पढ़ने की, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अन्य एग्ज़ाम में भी। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, मेरे जब अन्य एग्ज़ाम निकले तो मेरे साथ साथ टीचिंग के एग्ज़ाम भी निकलते चले गए, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। ऐसा ही नहीं कि मैं केवल टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिला। नॉलेज आपको मिलती है, कहीं से भी गेन होती है तो हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।